तो आज अगले साइटोस्केलेटल एलिमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। और सीधे डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। थोड़ा सा डायग्राम आप देख लें, उसके बाद बाकी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स देख लिए, हमने मायोफिलामेंट्स यानी एक्टिन फिलामेंट्स देख लिए, और अब इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात कर रहे हैं। इसमें देखो, बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ ये हिसाब किताब होता है कि इट इज़ डिफरेंट देन ट्यूबुलिन प्रोटीन या एक्टिन प्रोटीन की अगर हम बात करें। यहाँ पे जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो एक प्रोटीन है जिसमें 3 डोमेन्स हमको नज़र आ रहे हैं। एक तो ये एन टर्मिनल डोमेन है, ये सी टर्मिनल डोमेन है, और बीच वाला एक सेंट्रल डोमेन है। होता क्या है कि ये सिंगल मोनोमर जो है वो अपने जैसे एक और मोनोमर से अटैच होता है और कॉइल्ड कॉइल्ड डाइमर बनाता है। ठीक है, अब ये हेट्रोडाइमर भी हो सकता है, होमोडाइमर भी हो सकता है। हेट्रोडाइमर का मतलब ये हो गया कि किसी एक टाइप की इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन वो दूसरे के साथ अगर कॉइल्ड कॉइल के फॉर्म में प्रेजेंट है तो दैट विल बी कॉल्ड एज हेट्रोडाइमर। डाइमर में जो अरेंजमेंट होता है या ओरिएंटेशन होता है प्रोटीन्स का, वो इन सेम ओरिएंटेशन होता है, यानी कि एन टर्मिनल जो है दोनों प्रोटीन्स के कोइंसाइड करेंगे और सी टर्मिनल आपस में कोइंसाइड करेंगे, तो पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद ये डाइमर जो है वो टेट्रामर बनाते हैं। तो इसमें एक्चुअली में अरेंजमेंट कैसे होता है कि सपोज ये वाला हम अगर दिखा रहे हैं, दिस इज ये वाला एक डाइमर हो गया, तो इस डाइमर का जो सी टर्मिनल डोमेन है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसी तरह से ये वाला और ये वाला। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें इसको, तो इन दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट हो गई है, यानी कि नाउ दे आर एंटी पैरेलली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो इसका एन टर्मिनल दूसरे वाले के सी टर्मिनल के पास है, और पहले वाले का सी टर्मिनल दूसरे वाले के एन टर्मिनल के पास है। तो इससे होता क्या है कि पोलैरिटी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। तो इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चरल पोलैरिटी को लैक करता है। जबकि हमने जब माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की थी या एक्टिन फिलामेंट की बात की थी, तो वहाँ पे हमने साफ साफ देखा था कि उसमें एक प्लस एंड होता था, एक माइनस एंड होता था। जो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता था उसको प्लस एंड कहते थे। तो वहाँ पे प्रॉपर पोलैरिटी थी, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट में किसी तरह की पोलैरिटी नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। इसके बाद ये टेट्रामर्स जो होते हैं, दिस टेट्रामर इज अगेन फिक्स्ड विद अनदर टेट्रामर इन अ लीनियर फैशन। तो एक टेट्रामर यहाँ पे इतना हो गया, उसके बाद अगला दूसरा टेट्रामर यहाँ पे लगा। इसको हम प्रोटो फिलामेंट कह रहे हैं, जब 2 टेट्रामर्स एक साथ पैक हो जा रहे हैं, और उसके बाद बढ़ता चला जाएगा ये सीक्वेंस। ठीक है, तो फाइनली हमको इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलेगा जिसका जो डायमीटर होगा वो 10 नैनोमीटर का होगा। तो इस तरह से सीक्वेंशियल अरेंजमेंट जो है, मोनोमर, डाइमर, टेट्रामर, प्रोटोफिलामेंट, और फाइनली हमको इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलता है। ये है इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा डायग्राम से। अब इसके बाद हम इसके पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, रोप लाइक साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। अभी आपने देखा रस्सी जैसा नज़र आ रहा था। डायमीटर इसका 10 नैनोमीटर है, ये भी हमने देख लिया। कई वैरायटी ऑफ मेटाजोन्स में पाया जाता है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो मेटाजोन्स मतलब कि एनिमल्स की बात हो रही है, वर्टिब्रेट्स हो गए, नेमेटोड्स हो गए, मोलस्का हो गए। तो यानी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स सभी में पाया जाता है ये। प्लांट्स और फंजाई में ये एब्सेंट होता है। अब इसके आगे से हम IF ही लिखेंगे शॉर्ट में। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो प्रोटीन्स होती हैं वो हेटेरोजीनस होती हैं, अनलाइक एक्टिन एंड ट्यूबुलिन। क्योंकि एक्टिन फिलामेंट जो है वो जी एक्टिन मोनोमर्स का बना होगा, तो एक ही जैसी मोनोमेरिक यूनिट्स होंगी। ट्यूबुलिन जो है वो जाहिर सी बात है अल्फा बीटा दोनों ट्यूबुलिन ही हैं, तो इसलिए ये भी हेटेरोजीनस नहीं कहलाएगा, ये होमोजीनस स्ट्रक्चर इसका होगा। तो कई डिफरेंसेस हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट में, और बाकी दोनों जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं उनमें वो डिफरेंस पॉइंट आउट हम करते जाएंगे। इंटरमीडिएट फिलामेंट
कि जो प्रोटीन होती है वो टिश्यू स्पेसिफिक भी होती है और साथ ही साथ स्पीशीज स्पेसिफिक भी होती है। और ये जो स्पेसिफिसिटी होती है ये मेनली लाई करती है इन द मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि किसी एक टिश्यू में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट की प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ और हो सकता है, दूसरे टिश्यू में कुछ और। सिमिलरली जब स्पीशीज वेरी करेगी तो उसमें भी मॉलिक्यूलर वेट में इस प्रोटीन के डिफरेंसेस आएंगे। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे कि एक्टिन फिलामेंट या ट्यूबुलिन की बात, हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे वो यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट द स्पीशीज एंड थ्रू आउट द डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स कैरी कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी है कि मोर देन 50 इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अभी तक 50 अलग अलग टाइप की इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स को पहचाना जा चुका है। तो अभी और भी वैरायटी है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जितनी भी अभी आइडेंटिफाई की गई हैं, दीज प्रोटीन्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स। इनको 6 ग्रुप्स में रखा गया है। ये ग्रुपिंग हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। मेरे ख्याल से कुछ नज़र आ रहा होगा, साफ दिख रहा है कि थोड़ा सा और जूम करें? कर देते हैं थोड़ा सा और जूम। तो पहला क्लास क्या है इनका, या पहला टाइप क्या है? एसिडिक केराटिन्स। कहाँ पे पाए जाते हैं? एपिथेलियल सेल्स में। दूसरा जो टाइप है वो न्यूट्रल या बेसिक केराटिन्स होते हैं, ये भी एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। देन वी हैव विमेंटिन, जो तीसरा क्लास है, तीसरा कैटेगराइजेशन है। और इसमें तीसरे कैटेगराइजेशन में विमेंटिन है, डेस्मिन है, ग्लायल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन्स हैं। इसमें क्या है बेसिकली कि मेन पॉइंट यहाँ पे आपको समझना है कि जो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये विमेंटिन कहाँ पे एक्सप्रेस होता है? ल्यूकोसाइट्स में और एंडोथीलियल सेल्स की ब्लड वेसल्स में। कुछ एपिथेलियल सेल्स में भी ये एक्सप्रेस होता है और मीजेनकाइमल सेल्स जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट यानी कि कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो होती हैं उनमें ये एक्सप्रेस होता है। डेस्मिन कहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है? मसल सेल्स में। और ग्लायल तो नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, ग्लायल सेल्स जो नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं, ब्रेन में, माइक्रोग्लायल सेल्स। चौथा जो टाइप है वो है न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स, तो जाहिर सी बात है न्यूरॉन्स में पाया जाता है। मैमल्स के केस में 3 अलग अलग टाइप के न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स जो है उनको रिकग्नाइज किया गया है, न्यूरोफिलामेंट एल, एम एंड एच। तो इसका मतलब क्या है कि एल वाले का लो है, एम वाले का बीच में है, मिडिल है, और एच वाले का हाई मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ही इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स को कैटेगराइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने ये भी देख लिया कि टिश्यूज़ में भी अलग अलग हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। न्यूक्लियर लेमिन्स, ये जब हमने न्यूक्लियस पढ़ाया था तो उसमें बताया था आपको कि न्यूक्लियर लेमाइना बनाने की जिम्मेदारी इसकी होती है। और मोस्ट यूबिक्विटस ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, यूबिक्विटस का मतलब ये हो गया कि बहुत अलग अलग स्पीशीज में भी ये पाए जाएंगे, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन न्यूक्लियस, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियस में ही पाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात हमने बताया था कि ये न्यूक्लियर लेमाइना बनाने का काम करते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर का एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप, उसके जस्ट नीचे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट अरेंज्ड होते हैं वो एक तो न्यूक्लियर एनवेलप को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है दे प्रोवाइड एन अटैचमेंट साइट फॉर द टीलोमेरिक एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। छठा जो क्लास है वो है नेस्टिन। तो नेस्टिन जो है वो सीएनएस के स्टेम सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको एक बार को याद रखना पड़ेगा, हमने तो बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं थी बहुत ज़्यादा, लेकिन याद तो इसको रखना पड़ेगा। मेन फंक्शन क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का? मेन रोल इनका होता है स्ट्रक्चरल, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए ही इंटरमीडिएट फिलामेंट का इस्तेमाल सेल्स करती हैं। सेल्स की रीइंफोर्सिंग होती है। रीइंफोर्समेंट आपको मालूम होगा, जैसे कि छत वगैरह जब पड़ती है तो उसमें भी कंक्रीट के साथ पहले छड़ बिछाई जाती है। तो वो लोहे की छड़ क्या करती है, उस कंक्रीट को एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जब बन जाता है
छत, तो दोनों मिलके यानी कंक्रीट एज वेल एज द रीइंफोर्समेंट ऑफ द आयरन रॉड्स, ये मिलके एक बहुत मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वही रीइंफोर्सिंग का काम जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल के अंदर करते हैं, और इससे सेल्स को टिश्यूज में ऑर्गेनाइज होने में हेल्प मिलती है। एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो किसी तरह की सेल मोटिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि हमने देखा था माइक्रोट्यूब्यूल या एक्टिन फिलामेंट दोनों ही इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वेदर इट वाज एन इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनेल्स और द मूवमेंट ऑफ द सेल इटसेल्फ। तो अब इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड की बात करें, जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था, अभी फिर से वो वापस आएगा। तो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के होते हैं वो कैसा होता है, वो एक इलोंगेटेड मॉलिक्यूल है, और इलोंगेटेड मॉलिक्यूल होने के साथ साथ उसमें 3 डोमेन्स हमने आपको अभी बताया। एन टर्मिनल डोमेन था जो कि नॉन अल्फा हेलिकल होता है, हेड होता है ये। सेंट्रल रॉड डोमेन होता है जो कि अल्फा हेलिकल डोमेन होता है, और फिर से सी टर्मिनल डोमेन होता है जो कि नॉन अल्फा हेलिकल। इसका मतलब ये हो गया कि एन टर्मिनल और सी टर्मिनल ये दोनों नॉन अल्फा हेलिकल डोमेन्स हैं, और जो सेंट्रल डोमेन है वो अल्फा हेलिकल डोमेन होता है। सेंट्रल डोमेन की खास बात क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग टैंडम रिपीट्स ऑफ 7 अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, जिसको हेप्टैड रिपीट्स कहते हैं। तो अमीनो एसिड 1 से लेके 7, और यही बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब फिर से यहाँ पे अमीनो एसिड 1 से लेके फिर अमीनो एसिड 7, तो ये रिपीटेशन की वजह से या इस हेप्टैड रिपीट की वजह से जो सेंट्रल अल्फा हेलिकल डोमेन है वो तैयार होता है। उसकी लेंथ भी ज़्यादा है, हमने देखा ऑलरेडी। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या फॉर्म करता है, एक पैरेलल कॉइल्ड कॉइल डाइमेरिक स्ट्रक्चर, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। 2 मोनोमर्स मिलके एक पैरेलल, ध्यान रखिएगा डाइमर जब फॉर्म होगा तो उसमें अरेंजमेंट इन प्रोटीन्स का या पॉलीपेप्टाइड चेन्स का पैरेलल होगा, जबकि जब ये डाइमर एक दूसरे से मिलेंगे, एक डाइमर दूसरे से, तो फिर एंटी पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा। लिखा हुआ है 2 डाइमर्स देन लाइन अप साइड बाय साइड टू फॉर्म एन एंटी पैरेलल टेट्रामर। अब ये जो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ ये क्या है, इट इज अ सॉल्युबल सब यूनिट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका मतलब ये हो गया, चूंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इट कैन बी इजीली डिसॉल्व्ड इन द एक्वस मीडियम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो इसको सॉल्युबल होना, ये तो फिर इसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट वाले फंक्शन पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इसीलिए फर्दर इसका जो है हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि फिर ये जो टेट्रामर है वो प्रोटोफिलामेंट में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोटोफिलामेंट फाइनली इंटरमीडिएट फिलामेंट में कन्वर्ट होता है। ये स्पेसिफिक ये जो टेट्रामर की हम बात कर रहे हैं, ये टेट्रामर कंपेयर करें हम दूसरे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के साथ तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन जो हमने देखा था माइक्रोट्यूब्यूल्स में उसके एनालॉगस होता है, यानी कि इट इज एनालॉगस टू अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर या जी एक्टिन। और की जगह अगर यहाँ पे इसको हम एंड लिख दें तो दैट विल बी बेटर। समझने की कोशिश करिए, जी एक्टिन क्या है, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर क्या है, ये भी यूनिट रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल है। तो उसी तरह से ये जो टेट्रामर है इट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसीलिए यहाँ पे एक एनालॉजी एस्टेब्लिश की गई है। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आता है माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन से इंटरमीडिएट फिलामेंट में, वो ये है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट में किसी तरह का न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का बाइंडिंग साइट नहीं मौजूद होता है, जबकि हमने देखा था कि जो जी एक्टिन था उससे एटीपी या एडीपी बाइंड कर रहे थे और ट्यूबुलिन से जीटीपी या जीडीपी बाइंड कर रहे थे।
तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट की प्रोटीन से कोई भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बाइंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलाइक, यू लाइक लिखा है, अन, यहाँ पे एन अन होगा, अनलाइक एक्टिन और ट्यूबुलिन सब यूनिट्स। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी एक और आपको मिला। नॉन पोलराइज्ड स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट हो गया है डाइमर्स का, ये हम आपको ऑलरेडी डायग्राम में बता चुके हैं। तो अगर इतने पॉइंट्स आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में याद हैं तो दैट इज मोर देन एनफ। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, दैट इज सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेल जंक्शंस? एक बार को इसको इसके जो इसका जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम चाह रहे हैं कि एक बार डायग्राम आप और देख लें इसका भी, ताकि एक बेसिक आइडिया रहे दिमाग में। जितने टाइप के सेल जंक्शंस हैं वो समझ में आ जाएगा उनकी लोकेशंस के हिसाब से। तो लेट अस सी, दिस इज द डायग्राम। एक बार को और छोटा करते हैं, अब ठीक है। देखो, सेल जंक्शन का मेनली काम क्या होता है कि एक सेल है, ये एक सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये बगल वाली सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो दो एडजेसेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपस में जिस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है या जिस तरह से जुड़ रही हैं वो चाहे मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए जुड़ रही हों, चाहे सील करने के लिए पूरे इलाके को जुड़ रही हों, जो भी स्पेसिफिक पर्पस है, ये जुड़ाव ही जंक्शन कहलाता है। और ये जो जुड़ने का तरीका है और जुड़ने के जो कंपोनेंट्स हैं वो वेरी करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग। तो एक बेसिक आउटलाइन हम आपको बता दे रहे हैं, ये एपिकल पोर्शन ऑफ द सेल्स है। तो सेल का ऊपरी हिस्सा है ये, और इस ऊपरी हिस्से पे मोस्टली टाइट जंक्शंस जो है वो पाए जाते हैं। टाइट जंक्शंस का रोल क्या होता है? ये इन अगल बगल वाली सेल्स के बीच में ये जो गैप है उसको सील करते हैं, ताकि दे सील द गैप। उससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी मटेरियल, जैसे जहाँ पे भी कनेक्शन हो रहा है वहाँ पे अगर कनेक्शन लूज़ हो जाएगा तो उस केस में ये हो सकता है कि इस सेल का कुछ मटेरियल जो है यहाँ पे अगर लूज़ कनेक्शन हो गया तो ये लीक करके यहाँ बाहर जा सकता है, या फिर दूसरी सेल में भी जा सकता है इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। तो इस लीकेज ऑफ द कंटेंट ऑफ वन सेल फ्रॉम वन सेल टू अनदर और फ्रॉम द सेल टू ल्यूमेन और द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इस चीज़ को प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी टाइट जंक्शन की होती है। तो एकदम सील कर देता है, पैक कर देता है, कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा जो जंक्शन है वो नीचे आप देखिए, ये एंकरिंग जंक्शंस होते हैं। एंकरिंग जंक्शन का मतलब कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका देख पा रहे हो तो ये इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बगल वाली सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़े रखने का काम कर रहे हैं ये जंक्शंस। तो एंकरिंग जंक्शंस हो गए। और यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक नाम है उस पर अभी हम जाएंगे। तो एक तरीके का एंकरिंग जंक्शन हो गया ये ग्रीन कलर वाला, और दूसरे तरीके का ये हो गया ये रेड कलर वाला। तो इसको ग्रीन वाले को क्या कहा जा रहा है? इट इज कॉल्ड एज एडहेरेंस जंक्शन। तो ये क्या करता है? ये एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं, एक्टिन फिलामेंट बंडल
एक सेल के, ये रेड वाले जो हैं ये एक्टिन फिलामेंट बंडल्स हैं, उनसे एक तरीके का दूसरे सेल के एक्टिन फिलामेंट से कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, तो उसको एडहेरेंस जंक्शन कहते हैं। नीचे ये जो रेड वाला है इसका भी काम एंकरिंग का ही है, इसको डेस्मोसोम कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट की जगह इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं इस एंकरिंग का। इसके बाद नीचे चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूटी है बिटवीन दिस सेल एंड द नेक्स्ट सेल। तो कॉन्टिन्यूटी, इस तरह के जंक्शंस को हम गैप जंक्शन कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या है? इट अलाउज द पैसेज ऑफ स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू सेल। इसमें आयंस भी हो सकते हैं, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं। और फिर फाइनली हमारे पास नीचे की तरफ ये बेसल पोर्शन है सेल का, जहाँ पे वो किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रही है सेल। तो यहाँ पे सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शंस पाए जाते हैं, मोस्टली ये हेमिडेस्मोसोम्स ही होते हैं। तो इसमें काम क्या है कि यहाँ सेल से कांटेक्ट में नहीं है, या ये सेल जो है किसी दूसरी सेल से नहीं कनेक्ट हो रही है। ये जो सेल है वो अपने नीचे के मौजूद कनेक्टिव टिश्यू या हम कहें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट कर रही है, तो वो मैट्रिक्स जंक्शन हो गए। जैसे कि दो टाइप के यहाँ पे हैं, एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स जंक्शन। यहाँ पे ये जो फिलामेंट है ये कौन सा? एक्टिन फिलामेंट, रेड कलर वाला। और ये क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट लिंक जंक्शन अगर होगा तो उसको हम हेमिडेस्मोसोम कहेंगे। बाकी ये है एक्टिन लिंक्ड। तो दो तरीके से यहाँ पे भी। अब इसको हेमिडेस्मोसोम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर डेस्मोसोम में आप देखें तो दोनों साइड ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, जबकि हेमिडेस्मोसोम में सिर्फ सेल की तरफ ही मिल रहा है, सेल के इंटीरियर की तरफ, ईसीएम या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हेमी मतलब हाफ डेस्मोसोम का ये स्ट्रक्चर है। तो एक बेसिक आइडिया इस डायग्राम से आपको मिल गया होगा। अब हम स्पेसिफिक्स पे जाते हैं। लेट्स मूव बैक टू द टॉप। तो सेल जंक्शंस, जनरल बातें तो हमने बता ही दी। ये हैं क्या? बेसिकली दे आर स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट साइट्स बिटवीन सेल्स इन द टिश्यूज या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है सेल्स एक साथ कब आती हैं? जब उनको टिश्यूज बनाने होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड की बात करें तो वहाँ तो सेल्स एक साथ नहीं आती हैं, इसीलिए ऐसी सेल्स को कॉर्पसेल कहा जाता है। अब ये जो सेल जंक्शंस हैं इनको तीन फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि बेस्ड ऑन देयर फंक्शन तीन टाइप के हैं ये सेल जंक्शंस: ऑक्लूडिंग जंक्शंस, एंकरिंग जंक्शंस और कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। तो ये तीन टाइप के सेल जंक्शंस हो गए। ऑक्लूडिंग जंक्शंस में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक तो टाइट जंक्शन हो गया, दूसरा सेप्टेट जंक्शन हो गया। एंकरिंग जंक्शंस में फिर से हमारे पास दो टाइप के हैं, एडहेरेंस जंक्शंस, नीचे देखा अभी हमने, डेस्मोसोम्स ये भी देख लिया, और इसी डेस्मोसोम में ही हम हेमिडेस्मोसोम्स भी पढ़ लेंगे। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस में हमारे पास गैप जंक्शंस होते हैं और प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। क्योंकि नीचे जो सेल का डायग्राम हमने आपको दिखाया था वो एनिमल सेल थी, तो वहाँ पे सिर्फ गैप जंक्शन पाया जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। एडहेरेंस जंक्शंस जो हैं ये फिर से दो टाइप के हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं एडिशन बेल्ट या जोनियोला एडहेरेंस, और दूसरे को कहते हैं फोकल कॉन्टैक्ट या एडिशन प्लेक। तो स्लाइट डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, इसीलिए ये दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, अदरवाइज दे आर बोथ ऑफ देम आर एडहेरेंस जंक्शंस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको आप याद रखेंगे तो सही रहेगा। एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ऑक्लूडिंग जंक्शंस की बात कर रहे हैं। ऑक्लूडिंग जंक्शंस का मेन काम क्या होता है? दे सील सेल्स टुगेदर, दो सेल्स को आपस में चिपका देते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं? टुवर्ड्स द एपिकल पोर्शन ऑफ द सेल, ताकि किसी तरह की लीकिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ना हो पाए या दूसरे सेल में ना हो पाए।
मेनली एपिथेलियम की सेल्स को ये सील करते हैं, क्योंकि एपिथेलियम जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चाहे इंटरनल लाइनिंग हो ऑर्गन्स की या एक्सटर्नल सरफेस हमारी बॉडी का है या किसी भी एनिमल की बॉडी का है, तो ऊपर की लाइनिंग पूरा ये तैयार करते हैं एपिथेलियम। तो इनकी सीलिंग इतनी प्रॉपर होती है कि इवन स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट लीक फ्रॉम वन साइड ऑफ द शीट टू द अदर। तो छोटे मॉलिक्यूल्स, जाहिर सी बात है छोटे मॉलिक्यूल्स के ही लीकेज को प्रिवेंट करना है मेन काम। तो thus it forms a permeability barrier across epithelial cell sheets। तो परमेबिलिटी के लिए बैरियर क्रिएट कर देता है। और इसमें पहला जो टाइप हमने देखा था वो है टाइट जंक्शन या जोन्युला ऑक्लूडेंस। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइट जंक्शन से तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में टाइट जंक्शन ना लिखा हो, जोन्युला ऑक्लूडेंस लिखा हो, तब आपको कन्फ्यूजन होगी। तो यू हैव टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन दी ऑल्टरनेटिव नेम्स as they are very important as well as at the same time they are confusing। तो उस पर ध्यान देंगे। टाइट जंक्शन या जोनुला ऑक्लूडेंस बेसिकली क्या है? इट इज अ सेल सेल ऑक्लूडिंग जंक्शन, यानी दो सेल्स के बीच में जब ये ऑक्लूडिंग जंक्शन फॉर्म होता है तो उसको हम कहते हैं टाइट जंक्शन। इसको मीडिएट करने की जिम्मेदारी जो है वो दो मेजर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की होती है, एक है क्लाउडिन और दूसरी है ऑक्लूडिन। ये डायग्राम हमने बनाया है, हमने क्या बनाया है, हमने बस लगाया है यहाँ पे। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो टाइट जंक्शन के बारे में थोड़ा सा क्लोज आपको आइडिया मिलेगा। अब देखो, ये इस साइड की सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इधर वाली सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इधर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। टाइट जंक्शन कैसे बन रहा है? ये पूरा यहाँ राइट फ्रॉम दी जो फ्रंट सेक्शन हम देख रहे हैं उससे लेके जब हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक तरीके से स्टिचिंग हो गई है, सिलाई हो गई है इतने इलाके में, एकदम से सील, प्रॉपरली सील, ठीक है ना। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर बीइंग सील्ड बाय दीज टाइट जंक्शंस। तो बीच बीच में जो खाली स्पेस हमको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेल्युलर स्पेस। और ये क्या है? दे आर द सीलिंग स्ट्रैंड्स ऑफ ऑक्लूडिन एंड क्लाउडिन प्रोटीन। सीलिंग बेसिकली कैसे होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल 1 की ये ऊपर वाली है, नीचे सेल 2 की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। और इसमें अरेंजमेंट किस तरह से है? तो ये जो डार्क ग्रीन कलर से आपको दिखाई गई है ये कौन सी प्रोटीन है? दिस इज क्लाउडिन। और लाइट ग्रीन से जो दिखाई जा रही है ऑक्लूडिन। तो लगभग ऑल्टरनेट अरेंजमेंट इनका होता है और ये दोनों मिलकर टाइट जंक्शन को फॉर्म कर देती हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट एक तरह से इनका चल रहा है। इनफैक्ट जो क्लाउडिन प्रोटीन होती है जो डार्क ग्रीन में दिखाई जा रही है उसकी तादाद ऑक्लूडिन प्रोटीन से रिलेटिवली ज़्यादा होती है, यानी कि ये महीन सिलाई के लिए और ये थोड़ी मोटी सिलाई के लिए। जैसे धागा उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक महीन धागा होता है जो कपड़े सिलने के काम आता है, एक मोटा धागा होता है जो रजाई गद्दे सिलने के काम आता है। तो ऐसे समझ लीजिए इसको। तो ये दो प्रोटीन्स के नाम आपको याद रखने हैं टाइट जंक्शन में। और these proteins associate with intracellular peripheral membrane proteins known as ZO protein। बस ऐसे ही नाम है। जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन में अगर ये प्रेजेंट हैं ये दोनों प्रोटीन्स क्लाउडिन और ऑक्लूडिन, तो मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं उनसे भी ये एसोसिएटेड होंगी। इंट्रा सेल्यूलर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसे हम कह सकते हैं। मतलब क्या हो गया? सेल के अंदरूनी हिस्से की तरफ जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उससे एसोसिएटेड हैं। तो उसको इंटीग्रल ना कहें, पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो दोनों साइड पे पाई जा सकती है, चाहे वो साइटोप्लाज्मिक साइड हो सेल का या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फेस हो। टाइट जंक्शंस की वजह से एडजेसेंट सेल्स के बीच में क्लोजेस्ट कांटेक्ट बनता है। सबसे पास टाइट जंक्शन ही ले आता है सेल्स की मेम्ब्रेन को या सेल्स को एज अ होल। और फिर वही फंक्शन है, दे प्रिवेंट द फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग आयंस अक्रॉस एन एपिथेलियल शीट इन द स्पेसेस बिटवीन सेल्स।
they also maintain the polarity of epithelial cells by preventing diffusion of molecules between the apical and the basolateral regions of the plasma membrane. पोलैरिटी कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे आपने इसका अभी नीचे डायग्राम देखा या ऊपर भी देख लें, ये वाला पोर्शन जो है ये एपिकल पोर्शन ऑफ द सेल है। तो अब यहाँ पे जब सीलिंग हो गई तो ऊपर जो मटेरियल है, यहाँ पे जो मटेरियल है वो यहीं पे रेस्ट्रिक्टेड रह गया, मान लो यहाँ पे भी रहा हो, लेकिन अब यहाँ पे जो मटेरियल है वो ऊपर की तरफ नहीं मूव कर पाएगा, ऊपर जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब कि मटेरियल के कंस्टिट्यूशन में भी या मटेरियल के कंटेंट में भी पोलैरिटी इस्टेब्लिश हो गई। एपिकल में कुछ और मटेरियल होगा, बेसल पोर्शन ऑफ द सेल में कुछ और मटेरियल होगा, एंड दिस डिवीजन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टिचिंग बाय द टाइट जंक्शन। तो इस पॉइंट का यही मतलब था। सेपरेट जंक्शंस की बात करें तो दे आर नथिंग बट द टाइट जंक्शंस, लेकिन ये पाए जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। मेन ऑक्लोडिंग जंक्शन है इनवर्टिब्रेट्स के, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सेप्टा की तरह यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, जैसे ऊपर हमने देखा अरेंजमेंट जो है एक तो जिगजैग फैशन में हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल लीनियर फैशन में, जैसे ये लाइन बिल्कुल सीधे जा रही है, अब ये इसमें मिल गई, तो सेप्टेट में ऐसे नहीं होगा, ये मिलेगी नहीं, ये भी बिल्कुल ऐसे सीधे जाएगी, फिर ऐसे सीधे जाएगी, ऐसे सीधे जाएगी, जैसे ड्रोसोफिला के केस में हम देखते हैं। तो सेप्टा के फॉर्म में है तो इसलिए सेप्टेट जंक्शंस उसी को कह दिया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। अब आते हैं एंकरिंग जंक्शंस पे। तो एंकरिंग जंक्शंस में क्या है कि इनका काम बेसिकली क्या होता है, सेल्स और उनके जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं इनको अपने पड़ोसियों से या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़े रखने का काम इनका होता है, अटैचमेंट का काम होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होती हैं वो अपने पोजीशन पे, अपनी लोकेशन पे हेल्ड टुगेदर रहती हैं, अवस्थित रहती हैं, इधर उधर मूव नहीं करती हैं। फिर एडहेरेंस जंक्शन इसका पहला टाइप है। तो एडहेरेंस जंक्शन ये क्या करता है, ये एक्टिन फिलामेंट्स को मेनली इस्तेमाल करते हुए एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ता है या सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ता है, जो नीचे हमने डायग्राम में भी देखा था। अब एडहेरेंस जंक्शन जो है ये भी फिर से दो टाइप का हो सकता है। एक को हम कहते हैं एडिशन बेल्ट या जोनुला एडहेरेंस। तो इसकी क्या खास बात है, एक तो ये सेल सेल जंक्शन है, इसमें जो जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। पहला तो एक्टिन फिलामेंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और दूसरा है कैडहेरिन फैमिली प्रोटीन्स। तो एक्टिन फिलामेंट के साथ साथ एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो कैडहेरिन कहलाती है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तब वो कहलाता है एडेशन बेल्ट या जोनुला एडहेरेंस। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, एपिकल सरफेस पे, जस्ट बिलो टाइट जंक्शन। सबसे ऊपर तो टाइट जंक्शन को ही रहना है बिकॉज इट हैज़ टू प्रिवेंट द लीकेज। उसके नीचे जो है वो आ जाएगा एडिशन बेल्ट या जोनल एडहेरेंस। इसका डायग्राम अभी नीचे देखेंगे हम। फिर है फोकल कॉन्टैक्ट या एडिशन प्लेक जिसको हम कह रहे हैं, दूसरा टाइप। तो ये क्या है, ये एक सेल मैट्रिक्स जंक्शन है और इसको मीडिएट कौन करता है, ऊपर आपने क्या देखा, ये जो जंक्शन था ये क्या था, इट वाज अ सेल टू सेल जंक्शन, एडिशन बेल्ट या जोनला, यानी एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ने में इस्तेमाल हो रहा है। जबकि फोकल कांटेक्ट क्या है, ये एक सेल मैट्रिक्स जंक्शन, इसका डायग्राम मेन वाले अभी हमने दिखाया था आपको नीचे की तरफ जो था। तो ये सेल से मैट्रिक्स को जोड़ता है और ये इसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक्टिन फिलामेंट जैसे ऊपर था, लेकिन कैडहेरिन की जगह यहाँ पे इंटेग्रिन प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है, क्योंकि काम बदल गया। अब सेल की मेम्ब्रेन को सेल की मेम्ब्रेन से नहीं जोड़ना, अब सेल की मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ना है। Now, what is this integrin protein? This integrin protein is a transmembrane adhesion protein. इसमें तो कोई बहुत डाउट नहीं है। अब आते हैं डेस्मोसोम्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
डेस्मोसोम कैसा नज़र आ रहा था, जो डार्क रेडिश कलर का हमने देखा था डायग्राम में। अभी फिर से रिविजिट करेंगे हम, बहुत सारे डायग्राम से नीचे फिर से रिवाइज होगा। तो डेस्मोसोम जो है ये कैसा है, ये बटन जैसा होता है एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेल्युलर कॉन्टैक्ट्स। दो सेल्स आपस में इस पॉइंट पे कांटेक्ट करती हैं। काम क्या करता है, इट बॉन्ड अगल बगल वाली सेल्स को आपस में जोड़ता है। इसमें एक डेंस साइटोप्लाज्मिक प्लेक प्रेजेंट होता है, जो डार्क कलर का, डार्क पर्पल या रेडिश था। तो ये डेंस साइटोप्लाज्मिक प्लेक जो है वो बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक को कहते हैं प्लेकोग्लोबिन और दूसरे को डेस्मोप्लेकिन। तो प्लेक बना रहा है भाई, साइटोप्लाज्मिक प्लेक है ना, तो प्लेक बनाने वाली प्रोटीन एक हो गई प्लेकोग्लोबिन, दूसरी हो गई डेस्मोप्लेकिन। ये क्या करेंगी, दे आर इंट्रासेलुलर अटैचमेंट प्रोटीन्स। और ये जो साइटोप्लाज्मिक प्लेक है ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द साइटोस्केलेटन टू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ कैडेरिन फैमिली। तो ध्यान रखिएगा, डेस्मोसोम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने बताया था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे। तो यानी कि जो साइटोस्केलेटन की हम बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो उसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से कनेक्ट करने का काम करता है। और वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन किस फैमिली की है, कैडहेरिन फैमिली की है। डायग्राम में मेंशन्ड है, अभी दिखेगा। तो ईच प्लेक इज एसोसिएटेड विद अ थिक नेटवर्क ऑफ, हर एक प्लेक जो है वो किससे एसोसिएटेड होता है, केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से। कहाँ पे, मोस्ट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स में। और डेस्मिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से एसोसिएटेड होता है हार्ट मसल्स में। तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया। और बेस्ड ऑन द फंक्शन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स चेंज होती हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले इंटरमीडिएट फिलामेंट जब देख रहे थे। सो दीज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द प्लेक। ये डायग्राम में हम देख चुके हैं कैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट प्लेक की सरफेस से निकल रहे थे, ब्लू कलर वाले। डेस्मोसोम्स में जो कैडहेरिन प्रोटीन्स होती हैं, अभी हमने जो ऊपर देखा, वो दो स्पेशलाइज टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, एग्जांपल क्या है, डेस्मोग्लीन और डेस्मोकोलिन। यही दोनों कैडहेरिन प्रोटीन्स जो है वो डेस्मोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं। कैडहेरिन का मेन काम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एडजेसेंट मेम्ब्रेन्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन्स। इन कैडहेरिन के डोमेन्स जो है वो मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकले रहते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से ये मेम्ब्रेन्स को आपस में जोड़े रखती हैं। हेमीडेस्मोसोम्स या हाफ डेस्मोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये एग्जैक्टली सिमिलर है डेस्मोसोम्स की तरफ, बस सिर्फ एक ही तरफ ये फॉर्म होते हैं जिस तरफ सेल है, दूसरी तरफ तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा वेरी कर जाता है। तो इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग एडजेसेंट एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन्स, they connect the basal surface of epithelial cells to the underlying basal lamina। तो दो एपिथेलियल सेल्स को जोड़ने के बजाय ये सेल की बेसल सरफेस को बेसल लेमाइना से जोड़ते हैं। और ये बेसल लेमाइना क्या है, इट इज अ स्पेशल मैट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये चटाई नुमा होता है। और है ये क्या, बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन है, कहाँ पे, हेमीडेस्मोसोम में, वो इंटेग्रिन फैमिली की होती है। जबकि डेस्मोसोम्स में जो हमने देखा था वो कैडहेरिन फैमिली की प्रोटीन थी। तो ये बहुत एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है बिटवीन डेस्मोसोम एंड हेमीडेस्मोसोम। तो ऑल्दो हम यहाँ पे सिमिलर कह रहे हैं, सिमिलर स्ट्रक्चरली है, लेकिन प्रोटीन के कॉम्पोजिशन में यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये किसका, डेस्मोसोम का डायग्राम है, एंड दिस इज दी हेमीडेस्मोसोम। तो यहाँ पे एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई, साइटोप्लाज्मिक प्लेक बीच में है, कैडहेरिन कैसे अटैच्ड हो रही हैं एक दूसरे से, पकड़ के रखी हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। जबकि हेमीडेस्मोसोम्स के केस में साइटोप्लाज्मिक प्लेक से कौन सी प्रोटीन एसोसिएटेड है, इंटीग्रिन प्रोटीन एसोसिएटेड है। तो इस तरह से ये बेसिक डिफरेंस हो गया। ये इलाका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का है और ऊपर वाला इलाका सेल का है।
एंकरिंग जंक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं, जंक्शन का टाइप क्या है, जॉनुलर एडहेरेंस इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सी है, कैडहेरिन, इंट्रासेलुलर लिंकेज क्या है एक्टिन फिलामेंट का। फोकल कांटेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रिन, ये पॉइंट्स ऊपर मेंशन्ड हैं लेकिन फिर से यहाँ पे सम अप किया गया है, एक्टिन फिलामेंट्स हैं लिंकेज के फॉर्म में। डेस्मोसोम्स में कैडहेरिन पाया जाता है, हेमीडेस्मोसोम में इंटीग्रिन पाया जाता है, और जो इंट्रासेलुलर लिंकेज है इन दोनों में वो इंटरमीडिएट फिलामेंट की होती है। अब बात करते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस की। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनका काम ही है एक सेल का कम्युनिकेशन दूसरे से कराना, और वो कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से होता है, वो होता है केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प से। तो इन केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का पासेज एक सेल से दूसरी सेल को करा देते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस कहलाते हैं। इसमें पहला टाइप है हमारा गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन की तरह एक्ट करता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स। तो दो अगल बगल वाली सेल्स के साइटोप्लाज्म को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, और ये किन किन चीज़ों को अपने थ्रू पास होने देता है, इनऑर्गेनिक आयंस को पास होने देता है, साथ ही साथ जो छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज़ लगभग 1 किलो डाल्टन या 1000 डाल्टन तक होता है, उनको भी अलाउ करता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, चूँकि आयंस भी जा रहे हैं और दूसरे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये जो अगल बगल वाली सेल्स हैं इनको इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मेटाबॉलिकली कपल कर देता है, जोड़ देता है गैप जंक्शन। इसके अलावा ये और भी चीज़ों को के पैसेज को अलाउ करता है गैप जंक्शन, जैसे कि सम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, वो साइक्लिक एएमपी हो गया या कैल्शियम आयंस हो गए, इनको भी एक सेल से दूसरे सेल में। और इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे ऐसे नोड से जो इम्पल्स निकल के आती है वो एवी नोड तक पहुंचती है, उसके बाद बंडल ऑफ हिस पर्किंजे फाइबर्स तक पहुंचती है, तो उसमें इन गैप जंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये अनयूजुअल किस सेंस में है, अनयूजुअल इस सेंस में है ये कि टिपिकली ये खुले रहते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में ये ओपन रहते हैं, एंड दे क्लोज ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो हमेशा ये खुले रहेंगे लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये बंद होंगे, जैसे कि अगर पीएच लो हो गया, कैल्शियम का कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, या अगल बगल वाली सेल्स के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन कंडीशंस में ये गैप जंक्शंस जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या है कि एक अगर कोई नुकसान वाली चीज़ आ रही है तो वो दूसरे तक प्रोपेगेट ना करे, उसकी भी मैकेनिज्म है अलग, लेकिन वो यहाँ पे डिस्कस करने की चीज़ नहीं है। गैप जंक्शंस जो हैं इनमें जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं कनेक्सिन्स। तो कनेक्सिन्स जो होती हैं, हर एक कनेक्सिन प्रोटीन में 4 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस के हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, कई सारी 8-8, 10-10, 12-12 वाली भी थी। तो ये कनेक्सिन जो है वो 4 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स वाली होती है, और 6 कनेक्सिन प्रोटीन एक साथ असेंबल होती हैं और एक सिलेंडर का स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसके बीचों बीच एक एक्वस पोर होता है, उसको कनेक्सॉन कहते हैं। तो 6 मिल गई, अब जैसे ऐसे मिला लो 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो उसके बीचों बीच ये जो है, ये जो पोर है, दिस इज नोन एज कनेक्सॉन। ये हो गया हिसाब किताब एक कनेक्सॉन का। इसी तरह से जब बगल वाली सेल का भी कनेक्सॉन एक दूसरे से अलाइन हो जाते हैं, बगल वाली सेल का भी कनेक्सॉन एक दूसरे से जब हैंग कर गया, नजर आ रहा है सबको? जी सर। एक सेकेंड, हाइलाइटर पे जा ही नहीं रहा है, अब जाएगा, मे बी अटक गया। ओके, छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये कनेक्सॉन एक सेल का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और दूसरे का जब ये अलाइन हो जाते हैं आपस में, तो एक कॉन्टिन्यूअस एक्वस चैनल बनता है, और उसी को हम क्या कह देते हैं, गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन को बनाने का मेन काम होता है कनेक्सिन प्रोटीन का,
and connexon is the empty space formed by these 6 connexin proteins. इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो गैप जंक्शंस जो है वो इंटायरली डिफरेंट फैमिली ऑफ प्रोटीन से बनते हैं, वो कहलाती हैं इनएक्सिन्स। तो वर्टिब्रेट्स में कनेक्सिन्स और इनवर्टिब्रेट्स में इनएक्सिन्स, बाकी स्ट्रक्चरली ऑलमोस्ट सेम ही होगा। प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। दे आर दिस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। फंक्शनली ये गैप जंक्शन जैसे ही होते हैं, एनालॉगस होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली दे आर अनरिलेटेड टू गैप जंक्शन। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चरली जो है वो गैप जंक्शन के सिमिलर नहीं होते हैं, फंक्शनली होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक सेल की, दैट बिकम्स कॉन्टिन्यूअस विद द एडजेसेंट सेल। तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअम एस्टेब्लिश कर देते हैं, जिससे एक ओपन चैनल बन जाता है बिटवीन द साइटोसॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। अब ये जो ओपन चैनल तैयार हुआ, इस चैनल के थ्रू एक स्ट्रक्चर क्रॉस करता है फ्रॉम वन सेल टू द अदर, उसको हम कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। डेस्मोट्यूब्यूल है क्या? इट इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इस पोर से होता हुआ, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा ने जो पोर फॉर्म किया उस पोर से होता हुआ एक सेल से दूसरी सेल में चला जाता है। तो जितने इलाके में ये डेस्मोट्यूब्यूल पास हुआ वो तो ठीक है, उस डेस्मोट्यूब्यूल के चारों तरफ यानी कि सराउंडिंग साइटोप्लाज्म जो है वो तो एज इट इज रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। और इससे फ़ायदा क्या होता है, उस साइटोप्लाज्म की हेल्प से एक फ्री पैसेज जो है आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिल जाता है, ताकि वो निकल सकें आसानी से। अब हम डायग्राम विजिट करेंगे और उसमें आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी तो स्टेटमेंट पढ़ने में वो बात नहीं आती है। लेट मी जूम आउट। ये क्यों अटक गया, समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर की तरफ, तो ये एपिथेलियल टिश्यू है, यानी कि यहाँ पे पूरी एपिथेलियल सेल्स जो है वो अरेंज्ड हैं। और यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो जोड़ रहे हैं एडहेरेंस जंक्शंस के थ्रू एक सेल को दूसरी सेल से। तो एक कॉन्टिन्यूअस जो है वो रीइंफोर्समेंट तैयार हो गया है, तो आपस में जुड़ी हुई हैं, फिर नीचे बेसल लेमाइना से भी जुड़े हुए हैं। तो इससे जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उसको, उससे काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है सेल्स का। बेसल लेमाइना ये जो डार्क येलो वाला पोर्शन है, नीचे वाला ये पूरा इलाका जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का है। तो कनेक्टिव टिश्यू का अपर मोस्ट पार्ट जो है वो बेसल लेमाइना कहलाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यही है। इस तरह से अरेंजमेंट बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का होता है, और इस तरह से उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। फिर ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, दिस डायग्राम आई हैव शेयर्ड। इसके नीचे अभी आते हैं, तो ये अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है एक डेस्मोसोम का। इसमें आप देख सकते हैं ये साइटोप्लाज्मिक प्लेक हमको नज़र आ रही है रेडिश। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, और ये जो बीच में एक साइड के डेस्मोसोम को दूसरे साइड से जोड़ने का काम जो है वो कैडहेरिन प्रोटीन्स कर रही हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। और ज़्यादा अगर इसके अंदर हम जाएंगे तो जो टाइप्स ऑफ कैडहेरिन प्रोटीन्स हैं वो भी हमको नज़र आएंगी। डेस्मोप्लेकिन, डेस्मोग्लीन, डेस्मोकॉलिन, फिर प्लेकोग्लोबिन, प्लेकोफिलिन। ये क्या है? ये प्लेक बना रही हैं, साइटोप्लाज्मिक प्लेक बना रही हैं। तो आराम से रिविजिट कर सकते हैं आप डायग्राम को। और इसमें यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, फिगर के नीचे जो कंटेंट दिया हुआ है जूम कर करके, पीडीएफ में आसानी से हो जाएगा। फिर ये स्ट्रक्चर है, इसमें आपको डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम दोनों नज़र आ रहे हैं। बार बार वही चीज़ दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये डेस्मोसोम का इलाका हो गया और ये हेमीडेस्मोसोम। ये हो गए गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन में देखो अभी हमने जो बनाया था, कनेक्सिन प्रोटीन्स थी,
तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट है 6 का, और बीच में कनेक्सॉन जो है वो पोर तैयार हो रहा है। इसमें भी अगर चेंज होती हैं प्रोटीन्स तो होमोमेरिक हो सकता है या हेटेरोमेरिक हो सकता है गैप जंक्शन। और सेल्स, जैसे ये सेल की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरे सेल की नीचे वाले की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस तरह से अलाइनमेंट हो जाता है, तो कनेक्सॉन्स का अलाइनमेंट हो जाता है, तो जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो आसानी से डिफ्यूज हो सकता है एक सेल से दूसरी सेल में। देन वी हैव दिस प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा में आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, और यहाँ पे ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्रॉस कर रहा है इस प्लाज्मोडेस्मेटा को। तो ये जो साइटोसॉल है ये कंटिन्यू हो जा रहा है, जिसकी वजह से इस सेल का जो भी कंटेंट है, इस सेल में जो भी कंटेंट है, चाहे वो आयंस हो या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो, वो डिफ्यूज़ होकर आसानी से दूसरी सेल तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिख रहा है, और ये साइड व्यू इसका लिया गया है। तो डेस्मोट्यूब्यूल देख रहे हैं आप, कंटिन्यू है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक व्यू है। So this was an overview of the cell junctions.